दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही मज़ेदार कहानी है, थोड़ी सी फ़नी स्टोरी है, सुनकर आपको ज़रूर मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी के अंदर आपको बहुत सारे नए ग्रामर के नए स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। बड़ी बेसिक से स्टोरी है, तो जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द 3 फ्रेंड्स, मतलब कि 3 दोस्त। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे 3 फ्रेंड्स सॉ आ रूपी कॉइन ऑन द रोड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है SEEC। सी मतलब देखना, और सी की सेकंड फॉर्म है सॉ। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, 3 फ्रेंड्स सॉ मतलब 3 दोस्तों ने देखा, आ रूपी कॉइन, 1 रुपये का सिक्का, ऑन द रोड सड़क पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वन डे 3 फ्रेंड्स सॉ आ रूपी कॉइन ऑन द रोड मतलब एक दिन 3 दोस्तों ने 1 रुपये के सिक्के को सड़क पर देखा। चलिए आगे देखिए। एज द 3 ऑफ दैम सॉ द कॉइन एट द सेम टाइम। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? एज मतलब कि जैसे कि, द 3 ऑफ दैम मतलब उन तीनों ने, सॉ द कॉइन सिक्के को देखा, एट द सेम टाइम मतलब कि एक ही समय पर, ईच क्लेम्ड इट। दोस्तों, क्लेम का मतलब होता है किसी चीज़ पर दावा करना। ईच क्लेम्ड इट और मतलब प्रत्येक ने उस पर दावा किया। चलिए आगे देखिए। Then they decided that they would not fight, but they would buy some eatable with the money। क्या मतलब हुआ? then मतलब फिर, they डिसाइडेड। दोस्तों, दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब किसी भी सब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है वे या फिर वे लोग। और ये एक प्लूरल नाउन है। तो इस लाइन, और डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, और ये सेकंड फॉर्म है। देन दे डिसाइडेड, फिर उन्होंने फैसला किया, दैट की दे वुड नॉट फाइट। क्या फैसला किया उन्होंने? दे वुड नॉट फाइट मतलब वे झगड़ा नहीं करेंगे, बट लेकिन दे वुड बाय सम ईटेबल, लेकिन वो खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? सम ईटेबल। ईटेबल का मतलब खाने के योग्य कोई वस्तु। उन्होंने क्या फैसला किया कि वो लड़ाई नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, और कुछ खाने का सामान खरीदेंगे, विद द मनी पैसों से, एंड शेयर इट इक्वली और उसे शेयर कर लेंगे, साझा करेंगे, बांट लेंगे। इट इक्वली, इक्वली मतलब कि समान रूप से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? फिर उन्होंने फैसला किया कि वो झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन वो इन पैसों से कुछ खाने की वस्तु को खरीदेंगे, एंड शेयर इट इक्वली और वो इसे मतलब कि शेयर करेंगे, साझा करेंगे, बांट लेंगे, इक्वली समान रूप से। चलिए आगे देखिए। द फर्स्ट वन सेड। फर्स्ट वन मतलब जो पहले वाला था। सेड उसने कहा, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग विच टेस्ट्स स्वीट। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ किसी भी तरह की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यदि आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस भी लगाया जाता है, जिसे हम फिफ्थ फॉर्म कहते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, तो आई के अकॉर्डिंगली यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर वांट लगाया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको एक और चीज़ पे ध्यान देना है कि ये जो वाक्य है, इस वाक्य के अंदर दो वर्ब को प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो जो पहली वर्ब है उसके बाद आपको टू लगाना होता है, और टू के बाद जो दूसरी वर्ब है वो मेंशन करनी होती है। तो ये दो वर्ब हैं, वांट का मतलब चाहना और ईट मतलब खाना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? द फर्स्ट वन सेड, मतलब पहले वाले ने कहा आई वॉन्ट टू ईट समथिंग विच टेस्ट इज स्वीट, मतलब मैं कुछ खाना चाहता हूँ ऐसा, विच टेस्ट इज स्वीट मतलब कि जो मीठी लगे, मतलब जो मीठी हो या जो जिसका मीठा स्वाद हो। आगे देखिए, द सेकेंड फ्रेंड सेड, और जो दूसरा दोस्त था उसने कहा बट लेकिन आई एम फीलिंग हंग्री। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव वाक्य है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वाक्य की टेल पर रहा है, रही है, रहे हैं जैसा शब्द आए, तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहलाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि वर्तमान में जब कोई ऐसा वाक्य बने कि जहाँ पे हमें ये पता चले कि कोई क्रिया चल रही है, हो रही है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहलाता है। और जो वाक्य की टेल पर रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द आते हैं। और दोस्तों आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग अफर्मेटिव, जब आप वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज़, एम, आर। यदि सब्जेक्ट आई होगा तो उसके साथ एम का प्रयोग किया जाएगा। ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होने पर इसका प्रयोग किया जाएगा। वी, यू, दे और प्लूरल नाउन होने पर आर का प्रयोग किया जाएगा, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाएगी। तो फील का मतलब महसूस करना, आईएनजी लगाने के बाद ये फोर्थ फॉर्म हो गई, और आई के साथ यहाँ पर एम का प्रयोग किया गया जैसा मैंने आपको बताया। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द सेकेंड फ्रेंड सेड, मतलब दूसरे दोस्त ने कहा बट लेकिन आई एम फीलिंग हंग्री। फील हंग्री का मतलब होता है भूख लगना। तो इस पूरी वाक्य का क्या मतलब हुआ? बट आई एम फीलिंग हंग्री, लेकिन मुझे भूख लग रही है। आई वॉन्ट टू ईट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू फिल अप माई हंग्री स्टमक। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों इस वाक्य के अंदर भी दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया, जैसा ये एक ऐसा वाक्य आपने अभी ऊपर भी देखा था। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? आई वॉन्ट टू ईट अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब कि मैं बहुत सारी चीज़ें खाना चाहता हूँ। टू फिल, भरने के लिए, फिल अप माई हंग्री स्टमक, अपने भूखे पेट को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? उसने क्या कहा? आई वॉन्ट टू ईट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू फिल अप माई हंग्री स्टमक, मतलब मैं बहुत सारी चीज़ों को खाना चाहता हूँ अपने भूखे पेट को भरने के लिए। चलिए आगे देखिए, एट दिस, इस पर, एट दिस मतलब इस पर, द थर्ड सेड, जो तीसरा था वो बोला बट आई एम फीलिंग थर्स्टी, और फील थर्स्टी का मतलब प्यास लगना। उसने क्या कहा? बट आई एम फीलिंग थर्स्टी, लेकिन मुझे प्यास लग रही है। वी मस्ट ड्रिंक समथिंग, हमें अवश्य ही पीना चाहिए कुछ। वी मस्ट ड्रिंक समथिंग दैट वुड क्वेंच माई थर्स्ट, और टू। और दोस्तों ये जो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, क्वेंच का मतलब होता है, क्वेंच थर्स्ट का मतलब होता है प्यास को बुझाना। तो आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। तो उसने क्या कहा? वी मस्ट ड्रिंक समथिंग विच दैट वुड क्वेंच माई थर्स्ट टू, मतलब हमें कुछ ऐसा, अवश्य ही ऐसा कुछ पीना चाहिए जो मेरी प्यास को भी बुझा दे। चलिए आगे देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो जो तीनों दोस्त थे, उन तीनों ही दोस्तों की अलग अलग फरमाइश थी। वो अलग अलग तरह के चीज़ों को खाना चाहते थे, लेकिन उनके पास एक ही सिक्का था। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। एन ओल्ड मैन सो दैम आर्गुइंग, क्या मतलब हुआ? ओल्ड मैन का मतलब होता है बूढ़ा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, कोई वृद्ध आदमी, और ये सी की सेकंड फॉर्म है सॉ। और दोस्तों ये जो दैम है वो एक ऑब्जेक्ट है। जब हमारे ऑब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं, एक से ज़्यादा, तो वहाँ पर दैम का प्रयोग किया जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो और आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? एन ओल्ड मैन सॉ दैम आर्गुइंग, मतलब एक बूढ़े आदमी ने उन्हें बहस करते हुए देखा। चलिए आगे देखिए। ही लेड दैम टू अ फ्रूट शॉप। दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये जो वर्ड है आप देख रहे हैं आपके सामने, ये लीड की सेकंड फॉर्म है। आप चाहें तो इसकी फर्स्ट फॉर्म नोट कर सकते हैं, LEAD, लीड। लीड का मतलब होता है ले जाना या नेतृत्व करना, और ये सेकंड फॉर्म है इसकी लेड। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही लेड देम टू अ फ्रूट शॉप, मतलब वह उन्हें एक
फल की दुकान पर ले गया। चलिए आगे देखिए। द ओल्ड मैन टुक द रूपी कॉइन फ्रॉम देम। दोस्तों ये भी पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है और ये टेक की सेकंड फॉर्म है। टेक का मतलब होता है लेना और ये सेकंड फॉर्म है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द ओल्ड मैन टुक द रूपी कॉइन फ्रॉम देम, मतलब बूढ़े आदमी ने फ्रॉम देम मतलब कि उनसे रूपी कॉइन, वो जो रुपये का जो सिक्का था वो उनसे ले लिया। एंड बॉट, और ये बाई की सेकंड फॉर्म है, बाई मतलब खरीदना होता है। एंड बॉट, और उसने खरीदा अ स्मॉल बंच ऑफ ग्रेप्स। अ स्मॉल बंच का मतलब गुच्छा, अ स्मॉल बंच मतलब एक छोटा गुच्छा खरीदा, ऑफ ग्रेप्स मतलब अंगूरों का। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? द ओल्ड मैन टुक द रूपी कॉइन फ्रॉम दैम एंड बॉट अ स्मॉल बंच ऑफ ग्रेप्स, मतलब बूढ़े आदमी ने उनसे जो रुपये का जो सिक्का था वो ले लिया और उसने एक मतलब एक छोटा अंगूरों का गुच्छा खरीद लिया। चलिए आगे देखिए। ही सैड, उसने कहा, यू कैन ईट इट, आप इसे खा सकते हो, बिकॉज क्योंकि, इट इज़ स्वीट क्योंकि ये मीठा है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? उसने क्या कहा? यू कैन ईट इट, आप इसे खा सकते हो, बिकॉज इट इज़ स्वीट क्योंकि ये मीठा है। आगे देखिए। इट इज़ इन लार्ज नंबर्स। लार्ज नंबर मतलब ये अधिक मात्रा में है। लार्ज नंबर मतलब बड़ी मात्रा, अधिक मात्रा। इट इज़ इन लार्ज नंबर्स मतलब ये अधिक मात्रा में है। एज, जैसे कि, वन ऑफ यू विश्ड, मतलब जैसे कि आप में से एक की इच्छा थी। एंड इट इज़ जूसी, सो, और ये जूसी है, मतलब कि जूसी का मतलब होता है रसदार। जो इस तरह के जो फल होते हैं जिनमें रस निकलता है तो उसे जूसी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है रसदार। तो उसने कहा, क्या कहा? एंड इट इज़ जूसी, और ये रसदार है। सो, इसलिए, इट विल क्वेंच योर थर्स्ट, इसलिए ये आपकी प्यास को बुझाएगा। दोस्तों ये जो वाक्य है इसमें विल का प्रयोग किया गया है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाते हैं, जब आपकी वाक्य की टेल पर गागेगी जैसे शब्द आते हैं, तो इस तरह का वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर विल का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। तो इसने क्या कहा? इट इज़ जूसी, तो मतलब ये रसदार है। सो इट विल क्वेंच योर थर्स्ट, इसलिए ये आपकी प्यास को बुझाएगा। आई गेस यू वॉन्ट फाइट नाउ। दोस्तों वॉन्ट का मतलब होता है विल नॉट। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? आई गेस यू वॉन्ट फाइट नाउ, मतलब मुझे लगता है, या कह सकते हैं अब मेरा अंदाज़ा है कि अब आप झगड़ा नहीं करेंगे। द थ्री फ्रेंड्स अग्रीड। अग्री का मतलब होता है सहमत हो जाना। द थ्री फ्रेंड्स अग्रीड, जो तीनों दोस्त थे वो सहमत हो गए। एंड इन्जॉयड द ग्रेप्स, और उन्होंने ग्रेप्स का मतलब अंगूरों का आनंद लिया। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मोरल है हम वो भी एक बार देख लेते हैं। इस कहानी का क्या मोरल है? एवरीथिंग अराउंड अस हैज़ मैनी एट्रीब्यूट्स। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर हम ये शो करते हैं कि किसी के पास कुछ है, तो वहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जैसा यहाँ पर किया गया है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो आप वर्ड देख रहे हैं एवरीथिंग, ये यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। और जो एवरीथिंग है वो एक सिंगुलर नाउन है, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हैज़ का प्रयोग किया जाएगा। तो इस पूरी लाइन का अर्थ समझते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस हैज़ मैनी एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब है गुण, और ये भी प्लूरल नाउन है। क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? एवरीथिंग अराउंड अस हैज़ मैनी एट्रीब्यूट्स, मतलब जो भी चीज़ हमारे आसपास है उसके कई गुण होते हैं। तो दोस्तों ये इस चीज़ का मॉरल है। हमने जैसा देखा कि जो अंगूर थे, उन अंगूरों की वजह से उसने किसी की प्यास बुझाई, वो मीठे भी थे। और किसी का मतलब एक व्यक्ति उसमें, जो एक लड़का था वो पेट भरना चाहता था, तो वो संख्या में भी ज़्यादा थे। और इस तरह से मतलब अंगूरों के कई गुण होने की वजह से वो जो तीनों दोस्त थे, वो एक उनका जो डिस्प्यूट था, जो झगड़ा था, वो ख़त्म हो गया। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी। I hope that you really liked the video and you really liked the story. If you liked the story,
I request you to subscribe the channel and press the bell icon so that you can keep getting the notifications of the new videos which I upload. And I request you to like the video if you really liked it, if you really enjoyed it, and do mention the word or the structure, new structure which you have learned today. And it is my humble request, if you have learned any new word today, please do mention that in the comment section. Thank you so much. Have a nice day and bye.